जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आजकल विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नॉर्थ अमेरिका सीरीज़ की। ये हमारी वीडियो नंबर 5 है। अगर इससे पहले आपने 4 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो महाद्वीप है, उस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को हम मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, ग्रेट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड और ईस्टर्न रीजन। इस पश्चिमी क्षेत्र को कहीं बुक्स में आपको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से भी यही क्षेत्र मिलेगा। ग्रेट प्लेन को हम कुछ बुक्स में आप पाएंगे तो हम इनको सेंट्रल लोलैंड के नाम से भी पाएंगे, कहीं कहीं आपको सेंट्रल लोलैंड के नाम से मिलेगा। कैनेडियन शील्ड को आप लोरेशियन प्लेटू के नाम से भी जान सकते हैं, और ईस्टर्न क्षेत्र को हम ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से भी जान सकते हैं। नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमको इस वीडियो में क्या पढ़ना है, तो हमको इस वीडियो में क्या पढ़ना है, वेस्टर्न रीजन, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी कहते हैं, ग्रेट प्लेन्स या सेंट्रल लोलैंड भी बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड या लोरेशियन प्लेटू भी बोलते हैं, और ईस्टर्न रीजन या ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 4 भाग क्या हैं, चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम वाले क्षेत्र में जो आपको एक पर्वतों और पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, इस पर्वतों और पहाड़ों की श्रृंखला को हम बोलते हैं वेस्टर्न रीजन या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या वेस्टर्न हाईलैंड्स भी इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ आपको ब्रूक्स रेंज दिखाई दे रही है। अब ये अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का रेंज दिखाई दे रही है। अलास्का और ब्रूक्स के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है यूकोन नदी। क्या नाम है उस नदी का? नाम है यूकोन नदी। देखिए, इस क्षेत्र में यूकोन नदी बहती है। तो यूकोन नदी के उत्तर में आपको मिलेगी ब्रूक्स रेंज, क्षेत्र है अलास्का। यूकोन नदी के दक्षिण में आपको मिलेगी अलास्का रेंज। नीचे आपको कनाडा वाले क्षेत्र में आप जाएंगे, पूर्वी क्षेत्र में, तो आपको एक रेंज मिलेगी जिसका नाम है मैकेंजी माउंटेन्स। क्या नाम है? मैकेंजी माउंटेन्स। और मैकेंजी माउंटेन्स के पूर्व में ही जो नदी बहती है उसका नाम है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी माउंटेन वाला जो क्षेत्र है, मैकेंजी रेंज जो वाला क्षेत्र है, वहीं से रॉकी माउंटेन्स की पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो नीचे कनाडा वाले क्षेत्र तक जाती है। रॉकी माउंटेन जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी माउंटेन्स दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की है उसका नाम है एंडीज़। एंडीज़ कहाँ पड़ता है? एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। जो भारत का हिमालय है वो कौन से नंबर पे आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम अभी यहाँ फ़िलहाल बात कर रहे हैं रॉकीज़ की, जो कि रॉकी माउंटेन पर्वत श्रृंखला है। वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हम ये वेस्टर्न रीजन को पढ़ रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला के अलावा यहाँ पे और पर्वत श्रृंखलाएँ भी पाई जाती हैं। जैसे इस कोस्टल वाले क्षेत्र में जो रेंज पाई जाती है उसे हम कोस्टल रेंज बोलते हैं। कोस्टल रेंज के साथ साथ ही एक रेंज पाई जाती है जिसे हम कैस्केड रेंज बोलते हैं। कैस्केड रेंज के आप और दक्षिण में आप आइए तो एक रेंज पाई जाती है जिसे हम कैस्केड रेंज तो मैंने बता दिया, उसको हम बोलते हैं सियरा नेवादा रेंज यहाँ पर पाई जाती है, सियरा नेवादा रेंज। और जब हम मैक्सिको वाले क्षेत्र में पहुँचेंगे तो आपको मैक्सिको के ईस्ट में मिलेगी ईस्टर्न सियरा माद्रे, और मैक्सिको के वेस्ट में मिलेगी वेस्टर्न सियरा माद्रे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ फंसे हुए पठार भी हैं, यानी उनको हम बोलेंगे अंतः पर्वतीय पठार। जैसे कि ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं यूकोन नदी की घाटी में जो उठा हुआ क्षेत्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं यूकोन का पठार। इसी तरह से कैस्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में जो ये फंसा हुआ पठार है इसको हम बोलते हैं कोलंबिया का पठार। क्या बोलते हैं? कोलंबिया का पठार। ठीक उसी तरह से जो सियरा नेवादा है, सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला और रॉकी माउंटेन के बीच में ये जो फंसा हुआ क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कोलोराडो का पठार। क्या बोलते हैं? कोलोराडो का पठार। ठीक उसी तरह से
वेस्टर्न सियरा माद्रा जो कि मैक्सिको में है और ईस्टर्न सियरा माद्रा जो कि मैक्सिको में है, उन दोनों के बीच में फंसा हुआ जो पठार है इसे हम बोलते हैं मैक्सिको का पठार। तो कुछ पठारों और पर्वतों से इस तरह से मिलके बन जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का पहला फिजिकल डिवीजन, जिसको हम कह रहे थे वेस्टर्न रीजन। चलिए इस वेस्टर्न रीजन के बारे में भी और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो हम जानने की कोशिश आगे करते हैं। तो देखिए जो वेस्टर्न रीजन है वो यंग माउंटेन है, मतलब नए पर्वतों से बना हुआ क्षेत्र है। नए पर्वत का जब मैंने नाम लिया तो इसका मतलब ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र है ये एक वलित पर्वत वाला क्षेत्र है। वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन वाला क्षेत्र है। इस फोल्डेड माउंटेन वाले क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराई हैं। वो कौन सी प्लेट हैं? एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी जो है वो पैसिफिक प्लेट है। ये दोनों प्लेटें जब आपस में भिड़ी हैं तो इन प्लेटों के भिड़ने से जो बीच वाला क्षेत्र है ये ऊपर उठ गया है और इस बीच वाले क्षेत्र उठे हुए पर्वत को ही हम कहते हैं रॉकी माउंटेन पर्वत श्रृंखला या वेस्टर्न कोर्डेलरास। ये एक फोल्डेड माउंटेन है और ये जो क्षेत्र है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में भी पड़ता है। इस वजह से ये जो पर्वत है इसके बेस पे जो है वो आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी, आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी, क्योंकि ये कि पूरे का पूरा जो क्षेत्र है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुख्य रूप से इस क्षेत्र की जो पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी माउंटेन है, जैसे मैंने आपको बताया वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ से कहाँ तक है या ये वेस्टर्न रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको हम अगर एक लाइन में समझना चाहें तो ये अलास्का में ब्रिटिश कोलंबिया वाले क्षेत्र से होता हुआ यूएस से होता हुआ नीचे मैक्सिको तक फैल जाता है। कौन? वेस्टर्न रीजन या वेस्टर्न कोर्डेलरा, वेस्टर्न रीजन या वेस्टर्न कोर्डेलरा। चलिए आगे हम बात करते हैं वेस्टर्न कोर्डेलरास के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कोर्डेलरा शब्द का मतलब क्या होता है? कोर्डेलरा का मतलब होता है 4-5 तारों को या गुच्छों को या रस्सियों को आप लें और आपस में इस तरह से ईंट आपस में लपेट के ऐठन बना दें तो ये आकृति बन गई है, इसको हम कोर्डेलरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्डेलरास बोलते हैं। तो कोर्डेलरास शब्द को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या चीज़ है? द पैरेलल रेंजेस ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन रन फ्रॉम अलास्का एंड एक्सटेंडेड इनटू साउदर्न अमेरिका एज द एंडीज। यानी कि अलास्का से ये पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, अलास्का से पर्वत श्रृंखला ये शुरू होती है और कहाँ तक चली जाती है? ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये कोलंबिया देश आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जहाँ से एंडीज पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो अलास्का से लेके और यहाँ तक जो फैली हुई ये पूरी की पूरी पर्वतों की एक चैन है, इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन और इसका एक्सटेंशन ही है एंडीज पर्वत श्रृंखला। वेस्टर्न रीजन बोलेंगे या बोलेंगे वेस्टर्न कोर्डेलरास, एक ही मतलब है दोनों चीज़ों का। तो आपको समझ में आ गया कि जो एंडीज है वो इसी का एक्सटेंशन है, ये अलास्का से शुरू होती है और साउथ अमेरिका में तक ही चली जाती है। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपस में जुड़े हुए गुत्थी की तरह से मिले हुए पर्वत हैं, इसलिए इनको कोर्डेलरास कहा जाता है। फोल्डेड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब दो प्लेटें, पर्वत नहीं प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उन टकराने से क्या होता है? धरती की क्रस्ट है वो दबती है और उठती है। उसके दबने और उठने से घाटियों का और पर्वतों का निर्माण होता है और इन पर्वतों के बेस में वोल्केनिक रॉक्स पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं आपको एक लिंक पड़ा हुआ मिलेगा, वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। द कोर्डेलरास आर पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको यहाँ पे एक पर्वत का नाम याद रखना है, माउंट हेलेना। ये इस पर्वत का नाम, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, उस पर्वत का नाम काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, माउंट हेलेना। नाम याद रखिएगा, ये यूएसए में पड़ता है, माउंट हेलेना। एक चीज़ और है, ये जो स्नो कवर्ड क्षेत्र है, ये जो पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएँ क्या है? ये पर्वत श्रृंखलाएँ एक बैरियर का काम करती हैं। बैरियर काम किस तरह से करती हैं? जो पश्चिम से हवाएं आ रही होती हैं अपने साथ मॉइस्चर को लेके, उस मॉइस्चर को ये इस वाले क्षेत्र में पहुंचने ही नहीं देती, इस वाले क्षेत्र में पहुंचने ही नहीं देती और यहाँ पे एक शुष्क क्षेत्र बन जाता है जिसको हम ग्रेट बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बेसिन बोलते हैं। तो ये एक बैरियर की तरह काम करती हैं और बैरियर की तरह काम करने से यहाँ पे जो है एक जो है रेनफॉल ना होने का कारण भी बन जाती हैं। सम ऑफ द रिवर्स फ्लो वेस्टर्न एंड सम ऑफ द ईस्टर्न कोर्डेलरास एक्टिंग एक द वाटर डिवाइड बिटवीन डैम। जैसे कि भारत का वाटर डिवाइडर मैंने आपको पढ़ाया था, उसी तरह से यहाँ पे
ये जो कोर्डेलरास है ये वाटर डिवाइडर का काम करता है। इस कोर्डेलरा के पूर्व वाली नदियाँ पूर्व की तरफ चली जाती हैं, जैसे यहाँ आपको मिसिसिपी मिसौरी नदियाँ मिलेंगी। इसके वेस्ट में बहने वाली नदियाँ वेस्ट की तरफ चली जाती हैं, जैसे यहाँ आपको कोलंबिया मिलती है और यहाँ पे आपको कोलोराडो नदी मिलती है। तो ये एक तरह से जो वेस्टर्न कोलोराडो है ये वाटर डिवाइडिंग का काम भी करता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के। रॉकी माउंटेन, अलास्का रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा एंड सियरा माद्रे आर द चीफ रेंजेज इन द वेस्टर्न कोर्डेलरास। ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रैंड कैनियन इज ए नेटवर्क ऑफ डीप नैरो वैली कट्स इन द ड्राई कोलोराडो प्लेटू। कोलोराडो का जो प्लेटू है, उस कोलोराडो के प्लेटू में ये जो क्षेत्र है ये कोलोराडो का प्लेटू पड़ता है। ये सियरा नेवादा माउंटेन्स जो आपको दिख रहे हैं और ये जो रॉकी पर्वत श्रृंखला दिख रही है, इनके बीच में एक अंतः पर्वतीय पठार है जिसे हम कोलोराडो का प्लेटू बोलते हैं। इस कोलोराडो के प्लेटू में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है कोलोराडो नदी, और वो आके यहाँ गिर जाती है। इस खाड़ी का क्या नाम है? इस खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो नदी गिर जाती है। तो जो कोलोराडो नदी है वो कोलोराडो नदी कुछ इस तरह से बह रही है। ये कोलोराडो की नदी है। ये कोलोराडो की नदी बहुत ही गहरी घाटियों का, कैनियंस का निर्माण करती है। कैनियंस का निर्माण करती है इस क्षेत्र में कोलोराडो के प्लेटू में। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैनियन है, उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। क्या नाम है? ग्रैंड कैनियन। कोलोराडो के प्लेटो में वो पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी कैनियंस पाई जाती हैं। देखिए, जब पहले नदी किसी पर्वत को काटती है तो जॉर्ज का निर्माण होता है, और जब गॉर्ज बहुत गहरा हो जाता है तो उसे हम कैनियन कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है इसी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क। और येलो स्टोन नेशनल पार्क में क्या है? पानी के फव्वारे, गर्म पानी के फव्वारे अपने आप फूटते रहते हैं, ज़मीन से बाहर निकलते रहते हैं गर्म पानी के फव्वारे। ये जो घटना होती है ये येलो स्टोन नेशनल पार्क में होती है। और येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूएसए में है। गर्म पानी के फव्वारे ज़मीन से अपने आप निकलते रहते हैं। ये एक ज्वालामुखी घटना है। जब मैं ज्वालामुखी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से तब मैं बताऊंगा कि वो गर्म पानी के फव्वारे क्यों फूटते हैं। बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि हर 90 मिनट के बाद ज़मीन से यहाँ गर्म पानी का फव्वारा निकलता है जो कि 60 मीटर तक की हाइट पे ऊपर चला जाता है। और उस फव्वारों के साथ जब वो पत्थरों पे पानी गिरता है तो पत्थर जो हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, इसलिए इस पार्क को येलो स्टोन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो वेस्टर्न कोर्डेलरास वाले क्षेत्र में यूएसए में पाया जाता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मेरा आई होप कि आपको वेस्टर्न कोर्डेलरा वाला क्षेत्र समझ में आ रहा है। वेस्टर्न कोर्डेलरा का जो क्षेत्र है, इस वेस्टर्न कोर्डेलरा वाले क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं हम उनका फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अलास्का रेंज आपको दिखाई दे रही है। अलास्का के दक्षिण वाले क्षेत्र में, इस अलास्का रेंज में ही इस पूरे के पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट मैकनली। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट मैकनली। कैनली का वाटर आपने जरूर पिया होगा, उससे याद कर सकते हैं आप माउंट मैकनली। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अलास्का रेंज में पाई जाती है। ये है अलास्का रेंज। उसके बाद है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज याद रखिएगा, अलास्का के एकदम उत्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है ब्रुक्स रेंज। ये है ब्रुक्स रेंज। क्या नाम है इसका? ब्रुक्स रेंज। उसके बाद हम देखेंगे ब्रुक्स और अलास्का के अगर हम चलें दक्षिण पूर्व में, तो ये देखिए पूरे कनाडा वाले क्षेत्र में ही एक रेंज पाई जा रही है, इसका नाम है मैकेंजी माउंटेन्स। इस मैकेंजी माउंट के सहारे एक नदी बह रही है जो कि ग्रेट स्लेव लेक से जिसका उदय होता है मैकेंजी नदी, उसी के नाम पर इस माउंटेन श्रृंखला का नाम मैकेंजी रेंज पड़ा है, मैकेंजी रेंज। उसके बाद हम देखेंगे रॉकी माउंटेन कहाँ पे है। ये सब मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। ये जो आपको ग्रेट कोलंबिया एक क्षेत्र है, एक राज्य का नाम है कोलंबिया, वहाँ से शुरू होता है। ये कौन सी जगह है? ये है कनाडा। कनाडा से शुरू होकर ये सियरा माद्रे तक चला जाता है। और ये कौन सी जगह है? ये जगह है हमारी मैक्सिको। तो जो लंबी सी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है ये रॉकी माउंटेन पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और रॉकी माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक आपसे पूछा जाए तो वो माउंट एल्बर्ट है। 4402 हाइट आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो वो है माउंट मैकनली। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो अलास्का रेंज में पाई जाती है, नाम है माउंट मैकनली।
और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट है। कैस्केड रेंज देख लेते हैं हम कहाँ पे है। तो देखिए ये कैस्केड रेंज है। कैस्केड रेंज के सहारे पे ये जो रेंज यहाँ पे पड़ती है इसको हम कोस्टल रेंज बोलते हैं। कास्केड रेंज में आपको एक चोटी का नाम याद रखना है, माउंट हुड, एग्जाम में पूछी जाती है। कोस्टल रेंज ये वाली है जो बिल्कुल किनारे पर हैं पैसिफिक ओशियन के। कास्केड रेंज ये वाली है। रॉकी माउंटेन ये वाले हैं। रॉकी और कास्केड के बीच में एक प्लेटू आपको दिखाई दे रहा होगा, फंसा हुआ दो पर्वतों के बीच में प्लेटू है, तो इसे अंतः पर्वतीय प्लेटू बोलेंगे। ये कोलंबिया का प्लेटू है। मैं अभी आगे वीडियो में इनके नाम आपको याद कराऊंगा। कोलंबिया के प्लेटू में नदी बहती है, उस नदी का नाम कोलंबिया नदी है। कितना सिंपल है याद रखना। सियरा नेवादा कहाँ पे है? तो देखिए ये इस वाले क्षेत्र में सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और सियरा नेवादा, जैसे मैंने आपको सभी बताया है कि सारे के सारे माउंटेन जो अब तक हमने पढ़े हैं वो वलित पर्वत थे, यानी फोल्डेड माउंटेन थे। क्या थे? फोल्डेड माउंटेन थे। लेकिन जो सियरा नेवादा है वो एक ब्लॉक पर्वत है, यानी ब्लॉक पर्वत जब बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है तो नीचे वाले क्षेत्र से साइड के दोनों हिस्से ऊंचे दिखाई देते हैं, पर्वतनुमा दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। जो सियरा नेवादा है वो एक ब्लॉक माउंटेन है, मतलब वहाँ जो है धरती नीचे धंस गई है। और इसी नीचे धसी हुई धरती में एक वैली पाई जाती है जिसे कहा जाता है डेथ वैली, मृत घाटी। मृत घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की दशाएं जीवन के अनुकूल नहीं हैं। वो सियरा नेवादा वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। वहाँ की जो सबसे नीची हाइट है वो -86 मीटर नीचे तक वहाँ पे जो गहराई पाई जाती है। मृत घाटी कहाँ पाई जाती है? सियरा नेवादा में ही पाई जाती है। सियरा नेवादा जो है वो एक ब्लैक माउंटेन है। उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिको में दो पर्वत श्रृंखलाएं, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। कहाँ पे हैं ये? जो ईस्ट वाली है उसका नाम है सियरा माद्रे ओरिएंटल, जो वेस्ट वाली है उसका नाम है सियरा माद्रे एक्सीडेंटल। फिर से मेरे साथ आप रिवीजन करके बोलिएगा। मैक्सिको देश है, जो ईस्ट वाली पर्वत श्रृंखला है वो है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और जो वेस्ट वाली पर्वत श्रृंखला है वो है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और इन दोनों के बीच में जो एक पठार पाया जाता है उसे भी हम अंतः पर्वतीय पठार बोलेंगे, वो है मैक्सिको का पठार। और इस मैक्सिको के पठार में लगभग इस क्षेत्र में एक खान पाई जाती है, वो चांदी की दुनिया की सबसे बड़ी खान है। खान का नाम है चिहुआहुआ। क्या नाम है खान का? चिहुआहुआ चांदी की दुनिया की सबसे बड़ी खान है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मेन प्लेटू जो पाए जा रहे हैं हमारे वेस्टर्न कॉर्डेलरा में, मैंने आपको बता दिया। ये कोलोराडो का प्लेटू है, यहाँ पे पाई जाती है कोलोराडो नदी। और ग्रैंड कैनियन नदी वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। ये यूकोन का प्लेटू है, ब्रुक्स और अलास्का के बीच में यहाँ बहती है यूकोन नदी। और यूकोन नदी की घाटी जो है उसे हम हजारों द्वारों की घाटी कहते हैं। हजारों द्वारों की घाटी क्यों कहते हैं ये मैं आपको ज्वालामुखी वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से ज़मीन से धुएं की, स्मोक के फव्वारे, स्मोक की एक ज़मीन से ऑटोमेटिकली निकलता रहता है, जो कि एक प्रकार की ज्वालामुखी ही घटना है। ये आपका कोलंबिया का प्लेटू है, कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में। ये सारे के सारे जो पठार हैं वो अंतः पर्वतीय पठार हैं। और कोलंबिया के प्लेटू में एक स्पेशल प्रकार की खेती करी जाती है जिसे हम सूटकेस फार्मिंग बोलते हैं। जैसे भारत के असम वाले क्षेत्र में एक झूम खेती नाम से एक कृषि प्रचलित है, झूम खेती। उसी तरह से यहाँ पे एक खेती का प्रकार प्रचलित है, सूटकेस फार्मिंग। सूटकेस फार्मिंग क्या होती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैक्सिको का प्लेटू मैक्सिको में पाया जाता है। और यहाँ पे चिहुआहुआ जो कि चांदी की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध खान है, चिहुआहुआ वो मैक्सिको के प्लेटू में पाई जाती है। मैक्सिको का प्लेटू दो पर्वतों के बीच में है, मैं आपको बता चुका हूँ। लोरेशियन प्लेटू कहाँ पे है? तो देखिए ये है लेब्राडोर का पेनिनसुला। जो क्षेत्र, स्थल क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये लेब्राडोर का पेनिनसुला है, ये लेब्राडोर सागर है, ये बफिन की खाड़ी है, ये है हडसन बे और ये है हडसन स्ट्रेट। हडसन बे के चारों तरफ वाला जो क्षेत्र है ये कुछ उठा हुआ क्षेत्र है और ऊपर से समतल है, यानी एक पठार है। और इस पठार को हम कैनेडियन शील्ड या लोरेशियन प्लेटू बोलते हैं। इसके बारे में तो हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे ही। ग्रेट बेसिन क्या चीज़ है? तो ग्रेट बेसिन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे जो कोलोराडो का प्लेटू वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, पश्चिम से आने वाली हवाएं, आर्द्र हवाएं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और यहाँ पे बहुत ही शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। और इन शुष्क दशाओं
के पाई जाती हैं, जिस कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ही जीवन मुश्किल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बेसिन। ये एक रेन शैडो रीजन है। ना तो इस तरफ की हवा यहाँ पहुँचेंगी क्योंकि रॉकी माउंटेन आ गया है, और इस तरफ वाले भी नहीं पहुँचेंगी क्योंकि यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला आ गई है, सिरा नेवादा। और ये पे इसी में हमारी ग्रेट सॉल्ट लेक, इस क्षेत्र में यहाँ पे एक लेक पाई जाएगी, ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि नमकीन पानी की लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक है, काफ़ी फेमस है, कोलोराडो के प्लेटू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। डेथ वैली भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था -86 मीटर, वो भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ग्रेट बेसिन वाले क्षेत्र में। मोटा मोटे तौर पे ये कोलोराडो के प्लेटू के आसपास वाला क्षेत्र है। आई होप आपको वेस्टर्न कोर्डेलरा वाला क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेट प्लेन्स या सेंट्रल लोलैंड के बारे में। तो देखिए, जो बीच वाला क्षेत्र है ये पूरा का पूरा एक मैदानी क्षेत्र है, और इस मैदानी क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में ग्रेन्स का उत्पादन करा जाता है। इतना अधिक मात्रा में ग्रेन्स यहाँ पैदा किए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो फर्टाइल है। और ये क्षेत्र कौन कौन कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखिए ये क्षेत्र जो है वो कनाडा और यूएसए का मैंने बॉर्डर बना दिया। लाइन की बात करें तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कनाडा और यूएसए का नेचुरल बॉर्डर है। तो इन दोनों देशों में फैला हुआ है, कनाडा और यूएसए में। कौन? ग्रेट प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। बीच वाला क्षेत्र है ये, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स अनाज पैदा करे जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का अनाज का कटोरा भी या रोटी का कटोरा भी इसी को कहा जाता है, इसी क्षेत्र को। और इसके अलावा हम बात करें तो इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार भी पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? ग्रेट प्लेन्स वाले क्षेत्र में। काफ़ी मुख्य मुख्य नदियां हैं जो यहाँ पे बहती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो है मिसूरी, और उसकी एक सहायक नदी मिसिसिपी, और बाकी सारी नदियाँ इन्हीं नदियों में आके मिल जाती हैं। वृक्षानुमाकार आकार का ये नदी तंत्र है, और नीचे एक पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण ये नदी इस क्षेत्र की नदियाँ जाके नीचे करती हैं। वो नदियों वाले क्षेत्र में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे कुछ लेक्स भी पाई जाती हैं। वो लेक जो हैं जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक, विनीपेग लेक, और जो 5 ग्रेट लेक हैं, ग्रेट सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, हुरोन लेक, इरी और लेक ओंटारियो, ये सारी की सारी जो लेक्स हैं ये भी इस ग्रेट प्लेन्स वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रेट प्लेन्स का उत्तरी बॉर्डर ये झीलें ही बनाती हैं। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेट प्लेन्स के बारे में, तो हम पाएंगे जो ग्रेट प्लेन्स को, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लोलैंड भी कहते हैं। तो ये आर्कटिक से लेके आर्कटिक के किनारे से शुरू होता है और हडसन बे से होता हुआ मैक्सिको तक फैला हुआ ये क्षेत्र है। देखिए, क्षेत्र को मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश शुरू करता हूँ। आर्कटिक के किनारे से ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से कुछ इस तरह से जाता है, तो इस आर्कटिक सर्कल के किनारे से होता हुआ हडसन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी से किनारे से होता हुआ और मैक्सिको देश तक ये जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स या सेंट्रल लोलैंड। यहाँ पे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें प्रेरीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। ये कौन से घास के मैदान होंगे बताइए? ये कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा? यहाँ पे यहाँ से निकलती है कौन सी लाइन? कर्क रेखा। और ये कौन सी लाइन में जो ऊपर बनाई है, ये है हमारी आर्कटिक सर्कल। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? ये शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रेरीज कहते हैं। इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे अनाज भी पैदा होता है। इसकी लोकेशन आप समझ गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे दे आर हैम्ड इन द कोर्डलरास एंड इन द वेस्ट एंड हाईलैंड इन द ईस्ट। ये जो हमारा सेंट्रल लोलैंड है या ग्रेट प्लेन्स हैं, इनके वेस्ट में आप देखेंगे तो वेस्टर्न कोर्डलरा पाया जाएगा, और ईस्ट में देखेंगे तो ईस्टर्न हाईलैंड्स पाए जाएंगे, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इन द वेस्ट दे आर नोन एज हाई प्लेन्स बिकॉज द ग्रेटर एल्टीट्यूड। पश्चिम दिशा में आप जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इन्हीं मैदानों को हाई प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हाई प्लेन्स इन्हें इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इस वाले क्षेत्र में इनकी ऊंचाई ज़्यादा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट होने की वजह से इनको हाई प्लेन्स भी कहा जाता है। इन्हीं प्लेन्स को हाई प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स एक ही चीज़ का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है।
कैनेडियन शील्ड जो है इसका उत्तरी बॉर्डर बनाती है। कैनेडियन शील्ड के बारे में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे ही। इन सारी लेक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी लेक्स। इन लेक के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो भी बना चुका हूँ, द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं ना कहीं एक लिंक मिलेगा, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। कौन कौन सी वो लेक्स हैं। लेक विनीपेग, ये क्रम से लाइन से बनी हुई लेक हैं। ग्रेट बियर लेक, लेक अथाबास्का, और इसके बाद हम देखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। ये सारी लेक्स जो हैं इसी लोलैंड के किनारे किनारे पर पाई जाती हैं। ये जो सेंट्रल जो लोलैंड है, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं वो नदियों के द्वारा और ग्लेशियर के पिघलने से बहाकर लाए गए हैं। उन सेडिमेंट्स के लाने की वजह से ये जो धरती है, ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो गया है। और यहाँ पे फर्टाइल क्षेत्र होने की वजह से गेहूं की, मक्का की, कपास की बहुत अधिक खेती की जाती है। पशुपालन भी किया जाता है। जहाँ पशुपालन किया जाएगा वहाँ पे मांस प्रसंस्करण का उद्योग भी काफ़ी अधिक मात्रा में पनपेगा। देखिए लेक्स, जो ग्रेट लेक्स मैंने आपको बताया, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बस मैं जस्ट आपके लिए कवर कर देता हूँ। ये है ग्रेट सुपीरियर लेक, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए देश का नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है। ये ऊपर कनाडा है और नीचे हमारा यूएसए है। ये दोनों देशों का कुछ इस तरह से बॉर्डर है। इन लेक्स के बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। बस मैं यहाँ पे इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्लेशियल लेक्स हैं। ग्लेशियल लेक्स मतलब ये जो है बर्फ़ के पिघलने से पानी इनके अंदर आता है, तो इसका मतलब इन लेक्स के अंदर ताज़ा पानी आता है। ताज़े पानी की दुनिया की सबसे बड़ी लेक ही लेक सुपीरियर है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है वो कौन सी लेक है? जो नमकीन पानी की है उसका नाम है कैस्पियन सागर। वो सागर नहीं है, झील ही है। लेक सुपीरियर जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है। और ये जो इन लेक्स का सिस्टम है, ये 5 लेक्स हैं, इनको 5 फिंगर लेक और ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद ये इस तरह से जाके रिवर सिस्टम के थ्रू जाके जुड़ जाती हैं हमारी अटलांटिक महासागर से। तो इनके अंदर ये एक नौकागम्य लेक्स हैं। यहाँ पे पानी के शिप्स और नौकाएं भी आती रहती हैं। आपस में मिलके ये दुनिया का जितना भी फ्रेश वाटर है उस फ्रेश वाटर का 1/5 हिस्सा, यानी कि 1/5वां हिस्सा ताज़े पानी का केवल इन्हीं लेक्स में पाया जाता है। ये पीने के पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो मैदान पाए जा रहे हैं, जिन्हें मैं बोल रहा हूँ प्रेरीज में जो इरिगेशन होगा उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि ये नौकागम्य लेक्स हैं। जलयान इन लेक्स के थ्रू आते हैं। इन्हीं लेक्स के किनारे पे आपको औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे आयरन की माइनिंग की जाती है। और भी बहुत सारे उद्योग फले फूले हैं। विशेष रूप से स्टील का, इस्पात का उद्योग इस क्षेत्र में काफ़ी पनपा फूला है। ये इन लेक्स का कुछ इंपॉर्टेंट बात है। डिटेल से इन लेक्स के जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। ये किस क्षेत्र में पाई जा रही हैं? तो कैनेडियन शील्ड और सेंट्रल लोलैंड का जो मिलन है, जो बॉर्डर है, वहाँ ये लेक्स पाई जाती हैं। कौन सी लेक्स हैं? ये ग्रेट लेक्स हैं। अब हम कैनेडियन शील्ड की बात कर लेते हैं। कैनेडियन शील्ड क्या चीज़ है? ये कनाडा वाला क्षेत्र है और कनाडा वाले क्षेत्र में मैंने जो सर्किल बना दिया है, इसके सेंटर में आपको एक खाड़ी दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के नीचे ये छोटी सी खाड़ी और दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। ये हडसन की खाड़ी के चारों तरफ वाला जो ये क्षेत्र है, ये अग्नीय चट्टानों से बना, प्री कैम्बियन युग की जो अग्नीय चट्टानों है उनसे बना क्षेत्र है। और ये कुछ शील्ड नुमा क्षेत्र है। शील्ड मतलब ढाल। जैसे पुराने समय में युद्ध करते समय सैनिक अपने चेस्ट के आगे, सीने के आगे ढाल लगा लेते थे, और वो ढाल क्या होती थी? बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर से बनी होती थी। उसी तरह से जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत ही हार्ड चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं। इस क्षेत्र को हम लोरेशियन प्लेटू भी कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोरेशियन प्लेटू भी कहते हैं। ये उठा हुआ क्षेत्र है। उठा हुआ क्षेत्र है, रिलेटिवली ऊपर से फ्लैट है, लेकिन उठा हुआ क्षेत्र है। और इसका जो ढाल है, ढाल पूरे का पूरा हडसन की खाड़ी की तरफ है। मतलब यहाँ के जो है पूरे का पूरा पानी जो है वो हडसन की खाड़ी में चला जाता है। इसी कैनेडियन शील्ड के किनारे किनारे पर आपको लेक सिस्टम दिखाई देता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, वो इसी के किनारे किनारे पर है। ये देखो, आपको सारी की सारी लेक्स यहाँ लाइन से दिखाई दे रही हैं, जो मैंने जिनका बारे में अभी आपको बताया था। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है? फैले हुए की बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी कनाडा में बफिन आइलैंड तक फैला हुआ है। ये
ये बफिन आइलैंड है, ये लेब्राडोर का पेनिनसुला है, लेब्राडोर वाले क्षेत्र में भी ये फैला हुआ है। ठीक है। द कैनेडियन शील्ड करेक्टराइज बाय द रॉकी लैंडस्केप, ये क्या है, चट्टान नुमा आकृतियों से बना हुआ फ्लैट क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत ही सारी लेक्स पाई जाती हैं, बहुत ही सारी लेक्स पाई जाती हैं। लेक्स क्यों पाई जाती हैं, तो देखिए ये है आर्कटिक सर्कल, और जब आर्कटिक सर्कल के आसपास का क्षेत्र है तो यहाँ पे बर्फ़ जमेगा, बर्फ़ जमेगा, उसके बाद जब बर्फ़ गर्मियों में पिघलेगा तो वो बर्फ़ पिघलने की वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी सारी लेक्स आपको दिखाई दे रही हैं, वो बर्फ़ पिघलने से बनती हैं। और इस तरफ का जो क्षेत्र का पानी है वो हडसन की बे में ढाल होने की वजह से चला जाता है। समझ में आया आपको यहाँ पे लेक्स क्यों बनती हैं? कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं इस क्षेत्र के बारे में। लेक्स पाई जाती हैं, हार्ड रॉक से बना हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति क्या होती है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आर्कटिक सर्कल के आसपास के क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसे हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। टुंड्रा वनस्पति की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे वर्षा कम होती हो और बर्फ़ वर्ष भर जमी रहती है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यानी बहुत ही कम चांसेस हैं पेड़ पौधों के उगने के। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, बर्फ़ जो है कभी कभी 2-2, 3-3 साल तक जमी रहती है। जब 2-2 साल तक यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, पिघलती नहीं है, उसके बाद जब बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्फ़ पिघलने के बाद जो ऊपर वाली सोइल है उसके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा रह जाती है, मॉइस्चर ख़त्म नहीं होती। और उस मॉइस्चर ख़त्म ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति पाई जाती है, मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति पाई जाती है जिससे हम कहते, जिनसे मिलती है लुगदी। और लुगदी मिलने की वजह से इस क्षेत्र में कागज़ का उद्योग बहुत ही अधिक मात्रा में फलता फूलता है। कैनेडियन शील्ड वाले क्षेत्र में कागज़ का उद्योग बहुत ही अधिक मात्रा में फलता फूलता है। इस कैनेडियन शील्ड वाले क्षेत्र में ही आपको कुछ खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि यूरेनियम का भंडार कनाडा में है, वो इस क्षेत्र में पाया जाएगा। यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में वो कैनेडियन शील्ड में ही पाया जाता है यूरेनियम। और यहाँ पे इन लेक्स के किनारे पर आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खान मिलेगी। उस खान का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कनाडा में है, ग्रेट लेक्स में, लेक मिशिगन के किनारे पर है। वहाँ पे टिन और तांबे की बहुत बड़ी खान है, और आयरन का तो यहाँ पे भंडार है ही इन लेक्स के किनारे किनारे पर। तो यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, टिन पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा और यूरेनियम पाया जाएगा। यूरेनियम में तो अग्रणी स्थान रखता है कनाडा। तो ये जो हमारी कैनेडियन शील्ड है ये हमारे खनिज के लिए भी, खनिज भी के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखती है। शील्ड क्यों कहा जाता है, शील्ड कहने का यहाँ केवल इतना सा मतलब है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही पुराने समय की और मजबूत चट्टानें हैं। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्री कैम्बियन युग की अग्नीय चट्टानों से बनी हुई ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा क्या होता है, जब यहाँ गर्मियों में पानी पिघल जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर तक या कुछ इंचों तक बर्फ़ पिघल जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लेक्स, बड़ी बड़ी लेक्स, कुछ पॉन्ड्स, कुछ बॉक्स, कुछ छिछला पानी इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पे छिछला पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पे क्या होगा, काई या छोटी छोटी वनस्पति जो पानी में जमाती है वो शैवाल जो है वो यहाँ पे उगने लगते हैं। और उन्हीं चीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं। दो स्पेशल यहाँ पे प्रजाति पाई जाती हैं, एक का नाम है कैरिबियो और दूसरे का नाम है मस्क ओस्क। क्या नाम है, मस्क ओस्क, और एक है कैरिबाओ। कैरिबियो और मस्क ओस्क जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि वो जो इस छिछले पानी में उगने वाले वनस्पति है, जैसे शैवाल है, काई है, इनको खाते हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन से वो दो पशु हैं, एनिमल हैं, नाम याद रखिएगा, कैरिबाओ और मस्क ओस्क, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये है मस्क ओस्क और ये है कैरिबाओ। और ये जो पानी के किनारे पर ये छोटी छोटी घास उग रही है, ये छिछले पानी में उगती है। और छिछला पानी यह कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गर्मियों में पिघल जाती है और जगह जगह छोटे छोटे तालाब, पॉन्ड्स और छिछला पानी, कहीं गड्ढा, कहीं दलदल नुमा क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है आर्कटिक के पास में पड़ने वाला क्षेत्र है। ये देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर कैनेडियन शील्ड में पाई जाती है। हार्ड स्ट्रक्चर है, काफ़ी मजबूत चट्टान है और दुनिया की सबसे बड़ी शील्ड है। ये सबसे बड़ी हार्ड स्ट्रक्चर जो है अग्नीय चट्टानें हैं, ये इग्नियस रॉक्स हैं, ये यहीं पे पाई जाती है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये कैनेडियन शील्ड है। कैनेडियन शील्ड के ऊपर मैं, ये कैनेडियन शील्ड क्यों बन गई, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो एक और बनाऊंगा। फिर से मैं आपको याद दिखाना चाहूँगा, ये लेब्राडोर का सागर है, ये हडसन की स्ट्रेट है, ये हडसन की खाड़ी है, ये जेम्स की खाड़ी है, ये बफिन आइलैंड है, ये विक्टोरिया आइलैंड है,
ये क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड्स है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से जाता है, ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से निकल के जाएगा और ये सारी की सारी लेक हैं, ग्रेट स्लेव लेक, रेंडियल लेक, अथाबास्का लेक, विनीपेग लेक, और ये यहाँ पे जो 5 ग्रेट लेक्स हैं और ये नदी के द्वारा जाके यहाँ पे मिल जाती हैं अटलांटिक ओशियन में। आई होप आपको कैनेडियन शील्ड के बारे में भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं ईस्टर्न क्षेत्र में। तो ये ईस्टर्न क्षेत्र बच जाता है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स भी बोलते हैं या ईस्टर्न रीजन भी बोलते हैं। और ईस्टर्न रीजन में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है अल्पेशियन माउंटेन। क्या नाम है इसका? अल्पेशियन माउंटेन। अल्पेशियन माउंटेन्स क्या है? अल्पेशियन माउंटेन है जो है, और दूसरा क्षेत्र यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा अटलांटिक ओशन के किनारे किनारे पर। इसको हम बोलते हैं अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स। अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अल्पेशियन माउंटेन्स। ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, इसकी एवरेज हाइट 2000 मीटर ही है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कनाडा से शुरू होती है और कनाडा के छोर से, जहाँ कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है, वहाँ से शुरू होती है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जब बरसात होती है तो यहाँ पे इस पर्वत श्रृंखला का जो ढाल है वो अटलांटिक ओशियन की तरफ ज़्यादा है। काफ़ी खड़ी पर्वत श्रृंखला है, ढाल अधिक होने से यहाँ पे काफ़ी झरने पाए जाते हैं, काफ़ी झरने पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। बरसात भी अधिक होती है इस क्षेत्र में और झरने भी पाए जाते हैं, ढाल भी अधिक है। तो यहाँ जहाँ पे ढाल अधिक होगा, बरसात अधिक होगी, वहाँ पे जल विद्युत का जो हमारा इंडस्ट्री है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पनपेगी। यहाँ पे डैम बनाए जाते हैं और उन डैम्स के थ्रू पानी को इकट्ठा करके यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं काफ़ी अधिक मात्रा में फली फूली हैं, पनपी हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या है, कोयले के काफ़ी अधिक मात्रा में डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और उस कोयले के भंडारों का सैकड़ों सालों से कोयले जो है उत्खनन किया जा रहा है। अल्पेशियन माउंटेन्स जो है कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी एक फोल्डेड माउंटेन ही है, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अल्पेशियन माउंटेन। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। उसी तरह से यहाँ पे वेस्टर्न कोर्डेलरास जो है वो एक नवीन पर्वत श्रृंखला है और अल्पेशियन माउंटेन जो है वो एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसमें कि कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यह है अल्पेशियन माउंटेन्स। और इसके किनारे किनारे पर कोस्टल प्लेन्स हैं। ये वाले कोस्टल प्लेन्स हैं, किसके किनारे पर हैं? ये अटलांटिक ओशियन के किनारे पर हैं। यहाँ पे क्या है, झरने काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो ये फोल्डेड माउंटेन्स ही हैं। सेंट लॉरेंस नदी से शुरू होते हैं और यूएसए तक चले जाते हैं। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ, मैंने आपको बताया था, जो ग्रेट लेक्स हैं उन ग्रेट लेक्स के पानी को अटलांटिक ओशियन तक लेके जाने वाली नदी को सेंट लॉरेंस नदी बोलते हैं। ये जो नदी है ये है सेंट लॉरेंस नदी और यही बनाती है, ये ग्रेट लेक्स के सारे पानी को लेकर जाती है अटलांटिक ओशियन में। ये मैं ग्रेट लेक्स में और नदियों में आपको पढ़ा चुका हूँ, बस नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सेंट लॉरेंस नदी से लेके और यूएसए के अंतिम छोर तक जो क्षेत्र है इसमें अल्पेशियन माउंटेन पाया जाता है और इसी को बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड्स। अगर रिवर वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। द हाईलैंड्स आर आल्सो नोन एज द लोरेशियन हाईलैंड्स इन कनाडा। जो देखिए अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, कनाडा में इसको लोरेशियन प्लेटो भी बोलते हैं, लोरेशियन हाईलैंड्स भी बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड भी बोलते हैं। अब सारों में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो क्षेत्र है ये कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो हाईलैंड्स हैं उसको लोरेशियन हाईलैंड्स कहा जाता है। यहाँ पे जो हाईलैंड्स हैं उसको अल्पेशियन माउंटेन्स या ईस्टर्न हाईलैंड कहा जाता है। तो जहाँ पे लोरेशियन प्लेटू और अल्पेशियन माउंटेन मिलते हैं उनके जो बीच वाला क्षेत्र है उसको कनाडा में क्या कहा जाता है? उसको कनाडा में कहा जाता है लोरेशियन हाईलैंड्स। क्या कहा जाता है? लोरेशियन हाईलैंड्स कनाडा में। और अमेरिका में क्या कहा जाता है उसको? यूएसए में अल्पेशियन माउंटेन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोर्डेला की तरह ये कंटिन्यूअस नहीं है, टूटे फूटे पुराने पर्वत हैं। 2000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है, मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी जो स्लोप है वो अटलांटिक ओशन की तरफ खड़ी है, खड़ी स्लोप है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही स्टीप कोजिंग वाटरफॉल्स पाए जाते हैं और झरने नुमा तेज धारें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कौन सा
उद्योग पलपा फूला है, कौन सी इंडस्ट्री है, जल विद्युत इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अधिक यहाँ पे डेवलप हो गई है। कौन से क्षेत्र में? अल्पेशियन माउंटेन वाले क्षेत्र में। चलिए हम क्विक रिवीजन करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 4 फिजिकल डिवीजन किया गया है। वेस्टर्न कोर्डेलरास, सेंट्रल लोलैंड्स या ग्रेट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड और ईस्टर्न हाईलैंड्स। इन चारों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई